नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। साल 2022 की शुरुआत हुई तो देश में कोविड की लहर कम हो चुकी थी और यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर सियासी माहौल गर्म था। चुनाव हुए, सरकारें बनी और फिर कुछ ही दिनों में कुछ और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी शुरू हो गई। लेकिन चुनाव से पहले इन राज्यों में एक खास तरह का पैटर्न, या हम यूं भी कह लें कि एक खास स्वरूप देखा जा रहा है। अब इसे इत्तेफाक कहा जाए या कोई सियासी साजिश कहा जाए, जिन जिन राज्यों में ऐसे चुनावी मुकाबले होने हैं वहां की फिजाओं में सांप्रदायिकता की जहरीली हवा घुलती जा रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे आज अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में दंगा, मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक घटनाएं, कर्नाटक में हिजाब हलाल और दूसरे मामले, मुंबई में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ, दिल्ली के जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक उन्माद। इसे महज इत्तेफाक कहा जाए या कोई सियासी साजिश कि जिन जिन राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा या फिर नगर निगम के चुनाव होने हैं, वहां की फिजाओं में सांप्रदायिकता की जहरीली हवा घुलती जा रही है। बात अगर राजस्थान की जाए तो यहाँ पिछले 1 महीने में ही 5 जिलों में सांप्रदायिक तनाव की ऐसी घटनाएं देखी गई जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अगले साल यहाँ चुनाव होने हैं। राजस्थान की सियासत की बात करें तो यहाँ की जनता हर 5 साल में सरकार बदलती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी को यहाँ बड़ी उम्मीदें हैं और वो अशोक गहलोत सरकार पर हिंदुओं पर अत्याचार के आरोप लगा रही है। राजस्थान तो टारगेट नंबर 1। अब जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ ये टारगेट बना लेते हैं। दंगों का, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के छापों का आप देख रहे हो। इनके लोग दूध के धुले हुए हैं, कहीं छापा नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का। कितने लोग जेलों में बंद है कोई सोच नहीं सकता, हमें मालूम ही नहीं है। मध्य प्रदेश में भी अगले साल होने वाले चुनाव से पहले सांप्रदायिक घटनाओं की शुरुआत हो गई है। राज्य के मालवा, निमाड़ में पिछले करीब 1 साल से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। एमपी के मालवा क्षेत्र के 3 जिले उज्जैन, इंदौर और मंदसौर में पिछले 1.5 से 2 साल में सांप्रदायिक हिंसा की छोटी बड़ी 12 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद सरकार गंवा दी थी। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस जीतकर सरकार बनाने में सफल रही थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के चलते बीजेपी ने तख्ता पलट कर दिया था। बीजेपी को अगले चुनावों में भी जीत की पूरी उम्मीद है। उधर राज्य के खरगोन में हुई हिंसा पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि देश के अलग अलग राज्यों में रामनवमी के त्योहार पर भड़के सांप्रदायिक दंगे पूरी तरह प्रायोजित हैं और इनके पीछे एक पैटर्न काम कर रहा है। निश्चित तौर पर पैटर्न है, पूरी तरह से प्रायोजित है और भारतीय जनता पार्टी और ऐसे कुछ मुस्लिम संगठन हैं जो कि पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मिलकर खेलते हैं। वहीं कर्नाटक में भी अगले साल मई में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी यहाँ सत्ता में है। राज्य में उसका मुकाबला कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर से है। पिछले कई दिनों से राज्य में ध्रुवीकरण की सियासत जोर पकड़ रही है। मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने का विरोध करने के बहाने सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई और फिर हलाल, अजान और मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के आह्वान तक बात पहुँच गयी। गुजरात की बात करें तो वहाँ इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात के वडोदरा में एक मामूली सड़क दुर्घटना ने सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया और एक धार्मिक स्थल और वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जबकि मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर के बहाने अजान और हनुमान चालीसा पाठ का जो विवाद छेड़ा है, उससे सियासत गर्मा गई है। राज ठाकरे खुलकर हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं, जिसमें बीजेपी उनके साथ पूरी तरह से खड़ी नजर आ रही है। यहाँ कुछ महीने में मुंबई महानगर पालिका और ठाणे की कॉरपोरेशन के चुनाव हैं। मुंबई महानगर पालिका पर फिलहाल शिवसेना का कब्जा है।
दिल्ली में भी नगर निगम के चुनाव जल्द होने हैं। यहाँ पर 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर निकले जुलूस पर पथराव से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था और दोनों ही समुदाय आमने सामने आ गए थे। जहांगीरपुरी इलाके में माहौल बिगाड़ने के लिए दोनों ही समुदाय के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बीजेपी ने नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानें बंद कराने का अभियान चलाया। दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके से शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई शाहीन बाग तक पहुंच गई, जो मुस्लिम बहुल माना जाता है। तो एक बार फिर वही सवाल कि क्या ये सांप्रदायिक घटनाएं महज क्षणिक आवेश का हिस्सा रहीं या फिर किसी सोची समझी रणनीति के तहत इनको अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर आपने देखी। इस सवालों के जवाब तलाशते हम नजर आएंगे इस पूरे अपने 1 घंटे के खास कार्यक्रम में। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम आपको उनसे रूबरू कराना चाहेंगे। रमन मलिक भारतीय जनता पार्टी से अपनी बात रखते नजर आएंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस पे हमारे साथ होंगे। संजय सरकार टीएमसी से हमारे साथ जुड़े हैं। टीएमसी नेता राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं टीएमसी से, संजय सरकार से। संजय सरकार जी, चुनाव नजदीक आते आते कुछ ऐसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं जिससे माहौल गर्मा जाता है, ध्रुवीकरण की बात कही जाती है। ये जितनी तरह की घटनाएं आपने अभी तक स्टोरी में सुनी हैं, क्या लगता है ये इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है जो माहौल को गरमाने की कोशिश की जाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 7 साल में केंद्र में शासन किया है और स्टेट मध्य प्रदेश में भी शासन करके आए हैं। देखिए, वहाँ पर खास कुछ काम तो नहीं हुआ है, काफी भ्रष्टाचार हुआ है। आपको देखे काफी पेपर में भी काफी अधिकारी मर चुके हैं। उसको पास में कुछ इशू नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, एक सांप्रदायिक दंगा करना चाहिए, सांप्रदायिक लड़ाई करना चाहिए। का हिंदू मुसलमान लड़ाई जनता को भटक देना चाहता है। कैसे भटकना चाहता है? रोजगार दे नहीं पा रहे, पेट्रोल महंगाई हो रहे हैं, ठीक पेट्रोल गैस महंगाई हो रहे हैं, सरसों का तेल 250 रुपया, दाल 200 रुपया के ऊपर हो गया। अभी कहा है मतलब ये बात हम मानते हैं और ये हमेशा विरोधी दल कहते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह के सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोई भी कोशिश करता है तो वो राज्य सरकारें क्या करती हैं? जो कानून व्यवस्था जिनको सही रखनी चाहिए, उनका क्या इनपुट ठीक नहीं है या वो अपनी कानून व्यवस्था सही नहीं कर पा रहे? वो इतनी कमजोर क्यों नजर आती हैं? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार का कहाँ पर रखते हैं? देखिए ना, सांप्रदायिक दंगा होता है, मुसलमान के ऊपर अत्याचार नहीं होते, दलित के ऊपर भी काफी अत्याचार हो रहा है। देखिए, कभी उन्नाव में जाइए, प्रदीप सिंह सेंगार जैसे आदमी को नहीं, लेकिन हम ये कह के पल्ला थोड़ी ना सर झाड़ सकते हैं कि उनके यहाँ लाइन ऑर्डर सही नहीं है इसलिए हमारे यहाँ भी सही नहीं है। हमें तो अपना लाइन ऑर्डर सही रखना चाहिए, अपना घर व्यवस्थित रखना चाहिए ना सर। बंगाल में आप एक भी लॉ एंड ऑर्डर खराब दिखा दीजिए। बंगाल में अगर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, देखिए आप दिखाइए तो कहाँ बलात्कार हो रहा है ओपन, जहाँ पर पुलिस भी बलात्कार करता है। उत्तर प्रदेश में जब बलात्कार का रिपोर्ट लिखाने के लिए तो पुलिस जो पर बलात्कार सर, पश्चिम बंगाल में घर में जला दिए गए लोग नहीं, ऐसे जैसे है ऐसे आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं, है ना? ये राजनीतिक और राजनीतिक दंगा कहीं होते हैं, यहाँ पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे लड़ाई होते हैं। यह मैं मानता हूँ दोनों पार्टी के बीच में कभी कभी संघर्ष होता है, इसके कारण भी भारतीय जनता चुनाव से पहले, चुनाव आने से पहले कितनी पत्थरबाजी हुई सबने देखा। देखिए, पत्थरबाजी ये भारतीय जनता पार्टी जिस दिन जेपी नड्डा वहाँ पर, तो ये किसकी खामियां हैं सर? यही बात तो यही है कि ये किसकी खामियां हैं? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जेपी नड्डा डायमंड हार्बर में प्रोग्राम करने के लिए जा रहा था, रास्ता में खबर में 1000 आदमी भी नहीं है, 1000 आदमी नहीं है। वो एक अलग बात है, आए नहीं आए सर, लेकिन जो व्यवस्थाएं खराब हुई किसकी थी? उसको डाइवर्ट करने के लिए रविंद्र जी, ये तो पूछ लीजिए, यहाँ से आपको गाड़ी इतना बड़ा पत्थर जब ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, ना कांग्रेस के साथ, ना सीपीएम के साथ, ना बीजेपी के साथ। संजय सरकार जी, सवाल तो यही है, हम ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में अगर वहां पर चीजें सही नहीं है, कानून व्यवस्था सही नहीं है, तो आप अपनी राज्य सरकारों को देखें ना, वहां पल्ला थोड़ी नहीं झाड़ सकते। आप ये थोड़ी नहीं कह सकते जो घटनाएं हुई तो वहां भी हुई हैं। मेरे यहाँ पर पुलिस तुरंत एक्शन लेते हैं, जहाँ पर आपको यहाँ सुप्रीम कोर्ट से जाके परमिशन लेके अजय मिश्रा टेनी का लड़का को उठाने नहीं पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको बेल रद्द करते, ऐसा नहीं होता है। दीदी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कट मनी के लिए अभिषेक बैनर्जी को उठाया आपने। पूजा, काली पूजा यहाँ का मेन पूजा है, कट मनी के लिए अभिषेक बैनर्जी को उठाया। रमन जी आ रहे हैं आपके पास, रमन जी आ रहे हैं, आपको मौका देंगे, आ रहे हैं। तरफ से दिया जाता है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लास्ट ईयर दुर्गा पूजा करने के लिए परमिशन नहीं दिया था। लखनऊ में अगर वो भी ब्रीफ चाहिए तो मैं आपको लखनऊ का बंगाली टोला का जो दुर्गा पूजा होता है उसका आपको दे सकते हैं। चलिए, डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि हम उनका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, राजस्थान उबल रहा है, घटनाएं हो रही हैं एक के बाद,
1 माह 5 जिले और लगातार घटनाएं, कानून व्यवस्था ताक पर हो गई है। गहलोत सरकार से संभल नहीं रहा राजस्थान। क्या चक्कर है? दंगे सुनियोजित है या इत्तेफाक है? आपका शायद वॉल्यूम म्यूट है, उसको खोल लीजिए। अजय जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक, म्यूट ठीक कर लीजिए। जहां जहां चुनाव है जी जी, और जिस तरह से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, आपने जिस तरह अंतिम वर्ड आपने 2 शब्द बोले, महज इत्तेफाक है या ये संयोग है, मुझे लगता है ये संयोग नहीं है, ना ये महज इत्तेफाक है, ये एक तरह से भाजपा का प्रयोग है। जितने लोग ये लोग सत्ता में इतना अंदर तक चले गए हैं कि सत्ता के लिप्सा से लोग कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी भी नरक बन जाए, इनको उस पर कोई असर नहीं पड़ता। आपने देखा होगा, एक उदाहरण के तौर पे अलवर का उदाहरण मैं लेता हूं। जिस तरह से राजगढ़ कार्यपालिका में इन्हीं का बहुमत है और इन्हीं के लोगों ने 35 में से 34 पार्षद इनके हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने निर्णय लिया था कि एक शिव मंदिर जो पुराना मंदिर है उनको स्थापित किया जाएगा ताकि रोड का चौड़ीकरण होगा। ये हो गया। होने के बाद इन्हीं के लोगों ने फिर जाकर के वहां विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया सरकार के विरुद्ध और धार्मिक विद्वेष पैदा करने के प्रयास किए गए, जिससे पूरे राजस्थान में माहौल खराब हुआ। नहीं, अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो सरकार का काम होता है कि वहां पर कानून व्यवस्था को सही करने के लिए पुलिस बल तैनात किया जाए, सुचारू रूप से सारे काम किए जाएं। उससे पल्ला थोड़ी न झाड़ देंगे। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इस तरह की चीजें कर सकता है तो आप उससे पहले इंतजाम कीजिए। वो आप तो कर नहीं पा रहे हैं। ये थोड़ी ना कह देंगे कि बीजेपी ये करना चाहती है या इन्हें कर दिया, हो गया। आप क्या कर रहे थे? कानून व्यवस्था क्यों नहीं आप सही कर पाए? दूसरी बात, करौली की घटना को मैं एक उदाहरण के तौर पे पुनः रविंद्र जी याद कराता हूं। जिस तरह से जब वो आग जल रहा था तो उसमें घी का काम करने का काम इनके युवा नेता जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो चले गए थे। ये दर्शाता है कि इनकी मन स्थिति क्या है। ये हिंसा को पहले भड़काते हैं, फिर उसमें आग में घी का काम करते हैं और कहीं ना कहीं उसके बाद कानून व्यवस्था पर प्रश्न इसलिए लगाते हैं ताकि ये राजनीतिक रोटियां सेक सके। गुजरात में घटना लगातार हुई है, सबने देखा है। उस बात का इंतजार करते हैं। कर्नाटक में सरकार किसकी है, लगातार हुई है। इंतजार करते हैं उस बात का सर, किसकी है, लगातार हुई है। अजय जी, दिल्ली में सरकार किसकी है, जरा पूछिएगा। अजय जी, आप क्या उस बात का इंतजार करते हैं? पहले से क्यों नहीं? अगर आपको लगता है कि ये अराजक तत्व है, हिंसा को फैला सकते हैं, सामुदायिक दंगे भड़का सकते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। एकदम कार्रवाई हो रही है, तो पहले से क्यों नहीं आप तैयार रहते? यदि कार्रवाई नहीं हुई होती तो अलवर में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते पूरी तरह से। बाकी जगह पे भी यदि नहीं तो बाद में कार्रवाई होती ना, आप पहले से अलर्ट क्यों नहीं रहते हैं? बजरंग दल के नेता, हमने हर जगह कार्रवाई की है और रोका है, और यही इनका दर्द है कि रुक कैसे पा रहा है। दिल्ली जैसे राजधानी में 7 दंगे पिछले 2-2.5 साल में हुए हैं। आप करावल नगर से लेकर के और देख सकते हैं कैसे इनके मंत्री संतरी इनके लोग उसमें नहीं तो अपनी नाकामी का टिकरा दूसरे पे फोड़ देंगे सर। भी ऐसा बात करता है, अपनी नाकामी का टिकरा दूसरे पर फोड़ देंगे। था मारो उनको, क्या क्या शब्द थे जो शब्द यहाँ चैनल पे नहीं बोला जा सकता, और सरेआम घूम रहे हैं। अभी जहांगीरपुरी की घटना आपने रविंद्र जी देखा होगा। अजय जी, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन ये है कि सरकार अपनी नाकामी का टिकरा थोड़ी ना दूसरे दलों पर थोप देगी, माहौल को बिगाड़ा जाए। उसका भी तो जवाब चाहिए। जहां जहां चुनाव होगा ये होगा। बंगाल में संजय सरकार को पता है। अजय जी, आवाज मिल रही है देश में पैदा हुआ था। अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? धीरे धीरे खत्म। मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? और उत्तराखंड में चुनाव से 1 साल पहले क्या क्या घटना हुई हमने देखा। चुनाव खत्म हो गया, शांति हो गई वहां। अजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? अजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी, अब बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दंगे या सांप्रदायिक घटनाएं नहीं रुक रही हैं तो सरकार, जो राज्य सरकार है, अपनी नाकामी का ठिकरा सामने वाले दल पर थोड़ी न थोप देगी। नहीं, एकदम नाकामी का कोई ठिकरा हम सामने वाले दल पर नहीं थोप रहे हैं। तो मैं वही जानना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है ये दल या इनके लोग इस तरह की सांप्रदायिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं तो पहले से आपकी तैयारी क्यों नहीं होती? क्यों फ्लॉप हो जाते हैं? नहीं, कहीं कोई क्यों फिल्मी पुलिस की तरह बाद में रिएक्शन होता है? घटना है ये जो है, बार बार ये कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं। फ्रिंज एलिमेंट है, जो फ्रिंज एलिमेंट कहीं ना कहीं प्रायोजित है। बीएचपी और बजरंग दल के कई लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। भाजपा के नेता उनको आग में घी का काम करने जाते हैं और उन पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और कार्रवाई कठोर होगी। लेकिन ये इंटेंशन मैं बताना चाहता हूं अलवर में कैसे हुआ। शिव मंदिर, प्राचीन मंदिर, हम सबने इनके सहमति से सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा के साथ दूसरी तरह स्थापित की गई।
और इनके राष्ट्रीय नेता से लेकर और ब्लॉक स्तर का नेता कांग्रेस के सरकार पर पश्चिम लगाने का काम किया और गुजरात राजस्थान में माहौल बिगाड़ने का। सर, राजस्थान में एक मंदिर टूट जाता है, उसके बाद किसी अधिकारी को आप सस्पेंड कर दीजिए कि आपने ये काम क्यों किया, तो फिर अधिकारी को क्यों सस्पेंड किया गया? नहीं, देखिए जहां तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलत है, ये कानूनी कार्रवाई है। आपको पता ही नहीं क्या करना है। राज्य के कानून व्यवस्था को सुधारने का कानून कार्रवाई है, वो नहीं किया जाना चाहिए। जहां जिसके अंदर में जो घटनाएं हैं, हम अपने अधिकारी यदि उसके लिए किसी कारण से उस कानून व्यवस्था को नहीं कर पाए उस समय, उनको भी हमने सस्पेंड किया। और जो लोग तो सामंजस्य नहीं है ना, आपका शासन और प्रशासन के बीच सामंजस्य नहीं है ना, एकदम पूरा सामंजस्य है, लेकिन वहां पर कार्रवाई होती है, हो जाती है, दंगे भड़क जाते हैं, घटनाएं फिर वहां सामने आने लगती है, उसके बाद आप अधिकारी को हटा देंगे। तो ये तो आपकी कमी है ना। राजनीतिक सामाजिक जीवन जीने वाले लोग यदि इसमें इन्वॉल्व होंगे तो उनको कैसे आप आइडेंटिफाई 10 मिनट और 1 घंटे और 2 घंटे में करेंगे? अरे सर, किसने कहा था वहां पे मंदिर गिराने जाने के लिए? और अगर वहां गलत गिराया गया तो फिर अधिकारी को सस्पेंड किया आपने, तो गलती किसकी है ये? कहाँ गलत गिराया गया? कहीं कोई गलत नहीं गिराया गया, मैं तो कह रहा हूँ। चलिए रमन जी, सार्वजनिक सबकी सहमति से भारतीय जनता पार्टी पे बहुत आरोप लग रहे हैं। रमन जी से भी हम जवाब ले लेते हैं, आते हैं उन्होंने निर्णय लिया, आते हैं अब जवाब ले लें, भारतीय जनता पार्टी से जवाब ले लें। किस तरह के माहौल बिगाड़ने का काम, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। रमन जी, राजस्थान में जितनी घटनाएं हुई हैं आप जिम्मेदार हैं, पश्चिम बंगाल में जितनी घटनाएं हुई हैं आप जिम्मेदार हैं, तो देश में अलग अलग घटनाओं के लिए बीजेपी जिम्मेदार क्यों? क्योंकि बड़े आरोप लग रहे हैं आपका। आवाज आ रही है जी? जी जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, ऐसा है, बीजेपी सिर्फ इनके लिए जिम्मेवार नहीं है। आपको समझना चाहिए बीजेपी किस किस चीज के लिए जिम्मेवार है। उन 1832 में दंगे हुए थे बॉम्बे डॉग रॉयट्स, उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेवार है। वहां 1851 में पारसी मुस्लिम रॉयट्स होते, उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेवार है। सेलम में रॉयट्स हुए थे 1882 में, उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेवार है। मालाबार में रॉयट्स हुए 1920 से 1921 में, जिन्हें मोटा रॉयट्स कहा जाता है, उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेवार है। कोठा में रॉयट्स हुए, उसके लिए भी जिम्मेवार बीजेपी है। 1925 के अंदर दिल्ली, नागपुर, लाहौर, मुरादाबाद, कई जगह पर के लिए भी बीजेपी जिम्मेवार है। तब देखिए, ऐसा है कि ये तो भारत बनने से पहले की बात कर रहा हूं। भारत बनने के बाद भी रेमंड रॉयट्स या 1966 के हों, या उसके बाद 67 के रांची के हिंदी के रॉयट्स हों, दिल्ली रॉयट्स हों, 59 के 69 के गुजरात रॉयट्स हों, जहां खान अब्दुल गफ्फार, जिसको फ्रंटियर गांधी कहते थे, उन्होंने आके रोए थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तब तो बीजेपी पैदा भी नहीं हुई थी साहब। तो बीजेपी के ऊपर नारियल फोड़ना बंद करो, अपनी करनी बताओ, क्योंकि कांग्रेस का डीएनए कहता है डिवाइड एंड रूल, क्योंकि ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। कांग्रेस कल्चर अंग्रेजों की नाजायज औलाद। ये इस तरह के शब्दों से जितना बचा जाए अच्छा है, क्योंकि मैं कांग्रेस कल्चर की बात कर रहा हूँ। रमन जी, इस तरह के शब्दों से बचा जाए, भाजपा के लिए नहीं बोलता, पर्सनली अटैक और इस तरह के शब्दों से बचा जाए, गुजारिश है। इस तरह के शब्दों से बचा जाए, गुजारिश है रमन जी। इस तरह के शब्दों की इजाजत एपीएल नहीं देता, इस तरह के शब्दों की इजाजत एपीएल नहीं देता। आप अपनी बात रख सकते हैं रमन जी। पहले इनसे कहिए, इस तरह से भाजपा को गाली दे, सपा को गाली दे, टीएमसी को गाली दे, कांग्रेस को गाली दे, इनकी यही सोच है और यही इनका स्तर है। रमन जी अपने स्तर को मत बताइए, मैं जानता हूँ भाजपा का स्तर यही है, नफरत फैलाना, हिंसा करना, लोगों को बंटवारे में ढूंढना। और अजय जी एक मिनट काम करना, लेकिन रमन जी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करें। दिया है चैनल पर लोगों को गाली देना, राजनीतिक पार्टी को, वो पार्टी अजय जी एक मिनट, अजय जी आते हैं आपके पास, जैसे लोग, अजय जी अभी आते हैं। रमन जी आपसे गुजारिश है इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें, बोलिए। अजय जी आ रहे हैं, आगे की बात सुनिए। अजय जी आ रहे हैं, वक्त निकल जाएगा फिर। अजय जी आपके पास आएंगे, आप अपनी बात रख लीजिएगा। गाना था, उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं।
रमन जी शब्दों से थोड़ा परहेज करें, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप किसके औलाद हैं जरा बता दीजिए। अजय जी, अंग्रेजों के अजय जी सावरकर के औलाद है, राहुल जी आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है आपके पास आ रहे हैं। तो हमको भी अजय जी, अजय जी भारत माँ की औलाद है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अंग्रेजों के औलाद हो ना, अंग्रेजों के औलाद हो ना, मैं दोनों का फेडर डाउन करवा दूंगा। सावरकर के औलाद हो ना, देश को तोड़ने वालों के औलाद हो, हिंसावादियों के औलाद हो। रमन जी, अजय जी कृपया इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ये शोभा नहीं देता। आप दोनों बड़े दल के नेता हैं। नाजायज लाभ वाले लोग ये क्या डिबेट करने आता है आदमी? मम्मी की गुलामी करते हो। ये क्या बात शब्द बोलता है? रमन जी, अंग्रेजों के रमन जी, देश को तोड़ने का काम किया। रमन जी चले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल के लिए एपीएन इजाजत नहीं देता, और चूंकि डिबेट है, सारे दर्शक देखते हैं, दुनिया की नजर रहती है आप पर, इसलिए सभ्यता का परिचय दें। हमारे अपने खास मेहमानों से यही गुजारिश है। हम चर्चा में वापस लौटेंगे, राहुल लाल जी से हम प्रतिक्रिया लेंगे इस मोर्चे पर। लेकिन जब चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और वो लगातार बढ़ती जाती हैं, अगर केसेस देखें तो कुछ समय के अंदर ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और ऐसे केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, उससे सवाल ज़रूर उठता है कि क्या ये सुनियोजित है, इत्तेफाक है, या फिर वास्तव में ये एक साजिश है। इस पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन इस पर लगाम लगाने के लिए कितने प्रयास किए गए, किसने क्या प्रयास किए, ये भी हम जानने की कोशिश करें। जो दंगे और सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं वो सुनियोजित हैं, साजिश है, या फिर एक इत्तेफाक है, इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आते ही इस तरह की चीज़ें ज़्यादा तादाद में शुरू हो जाती हैं। चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हम राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास चलते हैं। राहुल जी, अगर जैसे दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे कि एक ही पैटर्न पर सारी चीज़ें होती हैं, चुनाव आते ही इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं, उससे पहले सब कुछ शांत रहता है और उथल पुथल की राजनीति शुरू होती है। आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें, जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2006 से 12 जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें 5142 इस तरह की घटनाएं हुई हैं। वहीं अगर 2014 से 20 की तरफ हम देखें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो 5412 इस तरह की घटनाएं सामने आई। मतलब 19-20 बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है अगर देखा जाए तो। दोनों सरकारों में ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन लगाम लगाने में नाकामी है। हमारा सवाल ये है कि क्या ये वास्तव में इत्तेफाक है या साजिश है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है? देखिए, चुनाव हो रहा है और उसी में संख्या बढ़ रही है, तो ये केवल संयोग तो है नहीं, तो स्पष्ट है कि इसके पीछे बिल्कुल एक साजिश है। देखिए, इसके भी आपको दो वर्जन मिलेंगे, कहीं कहीं आपको सॉफ्ट वर्जन मिलेंगे एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का, कहीं कहीं आपको उसके हार्ड वर्जन मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे तो अचानक से हिजाब का मामला बिल्कुल जो है कि वो सामने में आ जाता है। हमने रविंद्र जी, मैं कह रहा था कि देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे तब भी अचानक से देखिए हिजाब मामले की एकदम आंधी की तरह खड़ा हो जाता है जी। जबकि देखिए, अलग अलग जगह पे तमाम तरह के शिक्षण संस्थानों में हम आप सभी लोग पढ़े हैं, हर क्लास में आती थी हिजाब वाली लड़कियां, आराम से हिजाब पहन के भी आती थी, जिसको मन होता तो पहन के आती थी। वो मुद्दा कभी नहीं बनता था इस तरह से कि बिल्कुल एक नेशनल स्तर पर वो मुद्दा बन जाए, उसको लेके किसी को कोई समस्या खड़ी हो जाए, ये चीजें नहीं होती थी। लेकिन वो बना, अब उसको बिल्कुल ड्रेस कोड से जोड़ा गया, तमाम तरह की चीजें की गई। अच्छा, हाल के शब्दों में आप देखिए कि बराबर एक शब्द का प्रयोग होता है, भाई मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण। दुनिया भर में ऐसा कौन सा संविधान है, मॉडर्न संविधान, जहां पे कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार नहीं हो? हमारे भारतीय संविधान के भी आर्टिकल 29 को देखिए रविंद्र जी, 30 को देखिए, उसमें एकदम बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स में हमारे माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए, हर जगह किए जाते हैं। लेकिन अब उन सब चीजों को बिल्कुल एक अलग ढंग से कहा जाता है कि सड़कें बनाई गई तो क्या सड़क पे केवल हिंदू चलते हैं, क्या उसको मुस्लिम नहीं चलते? हम योजना दे रहे हैं, अरे आप तो योजना देते ही है, लेकिन उसको इस रूप में उन शब्दों का प्रकटीकरण किया जा रहा है अल्पसंख्यकों से संबंधित तमाम तरह की चीजों का, तो यहीं पे शुरू हो जाता है अब सांप्रदायिक तनाव बनाना। जब तो इस तरह की रतनलाल जी जब चीजें होती हैं तो इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? जो राज्य सरकारें हैं, क्या उनको माना जाए कि उनका इंटेलिजेंस फेल्यूर है? अगर उनको लगता है कि इस तरह की चीजें घटेंगी तो उनको पहले से इंतजाम रखने चाहिए। रविंद्र जी, आपका ये सवाल जो आप बार बार पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस से भी, तमाम इसीलिए मैंने आपसे ही पूछा जी। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है जी। लेकिन जहां पर वहां पे जो विपक्षी दल है, उससे भी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने की भी
हम लोग एक लोकतंत्र व्यवस्थित करेंगे कि वो एक पॉजिटिव वे में एक विपक्ष की भूमिका निभाए। ठीक। तो क्या वो भूमिका निभाया जा रहा है तमाम जगहों पे, उसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि राज्य सरकार उसको आंख शांत करने का प्रयास कर रहा है, विपक्ष को भड़काने का काम कर रहा है। जी बिल्कुल, आते हैं रतन लाल जी, आते हैं। रमन जी, मैंने दल का नाम नहीं लिया, आप सुन तो लीजिए, मैं सामान्य व्याख्या कर। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। नहीं, मेरे को आपके एक संविधान के ऊपर जो आपने बोला ना कि माइनॉरिटी राइट्स हैं, हमारा संविधान अकेला ऐसा संविधान है जो ये कहता है कि माइनॉरिटी के राइट्स है, मेजॉरिटी के राइट्स नहीं है। और वो मैं बताता हूँ क्यों। आप मंदिरों के अंदर आप मंदिरों को सरकारीकरण कर देते हैं, मस्जिदों का क्यों नहीं करते हैं? रमन जी, रमन जी, ये बात क्यों नहीं होती है? रमन जी, जब आपको मौका देंगे, जब आपका वक्त आएगा तो हम आपसे जवाब लेंगे। मैं जब बात कर रहा था उसको बीच में काटा गया था और मेरे पॉइंट पूरे नहीं हुए थे। हम आपके पास वापस आएंगे। रमन जी, किसी के बीच में मत बोलिए। अगर कोई बोलता है आपके बीच में तो मैं रोकने की पूरी कोशिश करता हूं, आप ये भी देखिए। लेकिन कम से कम हमें ये उम्मीद है कि शालीनता के साथ हर जो वक्ता है, हर व्यक्ति, जो हर शख्स है, हमारा हर मेहमान जो है वो अपनी बात को रखेगा। किन्हीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। हमारे लिए सारे मेहमान बराबर हैं, इसलिए बारी बारी से मौका दे रहे हैं। आप बारी बारी से अपनी बात रखिए। बताइए राहुल जी। हाँ रविंद्र जी, मैं संक्षेप में अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। देखिए, मैं यही चीज तो कह रहा था संविधान के मामले में। संविधान में बड़ा संतुलनकारी संविधान है हमारा। उसमें अल्पसंख्यकों को भी अधिकार मिले, बहुसंख्यकों को भी अधिकार मिले। डेमोक्रेसी की जब बात हो रही तो डेमोक्रेसी में तो सरकारी को बहुसंख्यक लोग मिलकर ही सरकार बनाएंगे। वो मामला वो नहीं है। मामला यहाँ पे हम लोग ये चीज कर रहे हैं कि जब अभी इस समय वर्तमान में जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहां पे सांप्रदायिक क्यों होते हैं, तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं चुनाव का मुख्य मुद्दा ध्रुवीकरण को बनाया जा रहा है। आप एक वर्ग विशेष के ऊपर हमला करते हैं, उसे विलन बनते हैं। ठीक है, और तमाम तरह के चीजों को ध्रुवीकरण से आप लाभ लेना चाहते हैं। चलिए रमन जी, चलिए रमन जी जो कहना चाहते हैं हम उसको भी समझ लेते हैं। रमन जी, आपने कहा संविधान में अल्पसंख्यकों को ज्यादा अधिकार है। अगर इस तरह की कोई चीजें हैं और लगता है कि कुछ परेशानियां हैं जिनको हम संशोधित कर सकते हैं, तो उसमें तो संशोधन का अधिकार है, याचिका लेके आप जा सकते हैं। उसका तरीका जिस तरह का होता है कि हम ये काम करेंगे तो उसमें हमें अपने तरीके से ये काम करना है, तो संविधान से अलग हटके कौन जाता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ और मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ जी कि हमारा प्रियम्बल जब ये कहता था कि हम जस्टिस देंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी देंगे, हमने कभी इसमें ये नहीं कहा कि हम किसी भी एक नागरिक को उसके रंग भेद या उसकी जात या किसी लिंग के ऊपर विभाजन करके उसको देखेंगे। तो उसमें ये सेकुलरिज्म नाम की चीज जो चिड़िया डाली गई थी 42 संशोधन में, उसकी डालने की क्या जरूरत थी? हालांकि वो भी पॉलिटिकल था, इमरजेंसी भी पॉलिटिकल थी और 84 के दंगे भी पॉलिटिकल थे और उसके उपरांत नल्ली रॉयस भी पॉलिटिकल थे। ये सारों की जननी कांग्रेस है और ये सत्यापित है कि कांग्रेस है। 2002 तो राजस्थान के भी पॉलिटिकल हैं, उत्तर प्रदेश में जो हुए वो भी पॉलिटिकल हैं, गुजरात में हुए वो भी पॉलिटिकल थे। हाँ, 2002 के अंदर जब 56 लोग जो कार सेवा करके आ रहे थे उनको कांग्रेस के लोगों ने बोगी बंद करके जलाया और फिर गलत ये ऊपर तांडव करने वाले ये सीधा आरोप जो आप ये रमन जी एक मिनट आप फोर्सेस भेजिए, सब वो मुकर गए। डॉक्टर अजय आते हैं आपके पास। डॉक्टर अजय आपको मौका देंगे, 1 मिनट। डॉक्टर अजय आपके पास आएंगे, डॉक्टर अजय आपके पास आएंगे, आपको मौका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास है। रमन जी देखिए, कोई बात अगर आप कैमरे के सामने कोई बात बोलते हैं, रमन जी अगर कैमरे के सामने कोई बात आप बोलते हैं तो वो सबूतों के साथ बोल सकते हैं। आप सीधा डायरेक्ट आरोप अगर लगाते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं ना। उसमें कितने नाम ऐसे सामने आ गए? राहुल गांधी मत बनो, जवाब मैं भी दे सकता हूँ उन्हीं की भाषा में तुमको। इस आदमी के साथ अपना मानसिक डॉक्टर अजय आपको मौका देंगे, आएंगे। डॉक्टर अजय आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। डॉक्टर अजय जी आपके पास। रमन जी कोई ऐसी बात मत बोलिए, जो तथ्य है उसको बताइए। अगर आप मानते हैं पॉलिटिकल दंगे होते हैं तो ये कौन आयोजित करवाता है? आरोप किस पे लगाए जाएंगे? आप ये बताइए। प्रधानमंत्री बनने डॉक्टर अजय जी 1 मिनट, आ रहे हैं आपके पास।
25 लाख लोगों की बलि। डॉक्टर अजय जी आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा सा संयम बरतिए, थोड़ा सा संयम बरतिए। आ रहे हैं, संयम को रखो। आ रहे हैं आपके पास। नेहरू वो इंसान था जिसको प्रधानमंत्री- रमन जी थोड़ा भाषा पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, सहमत रहिए। सीधा आरोप आप नहीं लगा सकते हैं, या तो सबूत हो तो आप बताइए। मैं लगा सकता हूँ, मेरा परिवार कटा था, मरा था मेरा परिवार, मैं लगा सकता हूँ आरोप। मानसिक विकृति का रमन मलिक ये डिबेट के लायक नहीं। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है डिबेट का, ये तरीका नहीं है। रमन जी गुजारिश है आपसे, चलिए डॉक्टर अजय अपनी बात रखिए। डॉक्टर अजय, डॉक्टर अजय, नहीं, ऐसे आदमी के साथ डिबेट में नहीं करना। डॉक्टर अजय, हर बारी रमन जी ऐसे शब्दों का उपयोग मत करें जिससे डिबेट खराब हो, प्लीज गुजारिश है आपसे। आपको अगर लगता है कोई मलाल है भी बेसिक नहीं समझ रहा, ये तो ठीक है, आप अपनी बात भावनात्मक रूप से रख सकते हैं, लेकिन किसी पे सीधा आरोप आप इस तरह से नहीं लगा सकते। चैनल पर ये भाजपा का असली चेहरा दिखा रहा है। ये आदमी का स्तर बहुत नीचा है। रमन जी, रमन जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आखिर वो कौन से विषय है? एक मिनट अजय जी। इस डिबेट को हम आगे तभी बढ़ने देंगे या मुझे आप हटा दीजिए, क्योंकि ये आदमी जिस तरह से कहा है कांग्रेस ने बोगी बंद करके हत्या की, ये आदमी सबूत दे, नहीं तो ये डिबेट आगे मैं इस चैनल पर अभी। डॉक्टर अजय जी आ रहे हैं, देखिए संयम बरतिए, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं, आपसे भी अपील कर रहा हूं। डॉक्टर रमन जी कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। चलिए आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब दीजिए। वो कौन से विषय है, वो कौन से विषय है जिन पर दंगे भड़कते हैं, जरा आप बता दीजिए। ऐसे कौन से विषय है जिन पर दंगे भड़कते हैं? आप वो विषय गिना दीजिए हमें। विषय वो है, हाँ ये वो विषय हैं जिनके ऊपर दंगे भड़काए जाते हैं जी, जिसमें एक विशेष वर्ग की अपीजमेंट करी जाती है। ठीक है। अगर हम न्यायपालिका के ऊपर सब विश्वास करते हैं, हाँ। तो वो ये बोल देना कि न्यायपालिका को हम चैलेंज करते हैं। और मैं आपको इनकी बात बता देता हूं। नहीं, अब आप एक मिनट रमन जी, एक मिनट आपकी बात खत्म करने दीजिए, मेरे को बात खत्म करने, नहीं मेरे को बात खत्म करने दीजिए। मेरा एक सेंटेंस बाकी है। हाँ। ये वो लोग क्वेश्चन करते हैं जब 4 ब्रदर जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनका समर्थन करते हैं, हाँ। लेकिन जब राम मंदिर का फैसला देते हैं तो उनकी इम्पीचमेंट करने के नहीं, लिए आपने बहुत अच्छा बताया विषय कि जो सांप्रदायिक लोगों को इंडिकेशन करते हैं उससे दंगे भड़कते हैं। सबसे ज्यादा काम ये कौन करता है? कौन सी सरकार है जो सबसे ज्यादा काम करती है? कांग्रेस, टीएमसी। हम नहीं करते, हम सबका विश्वास अच्छा, करते हैं। इनको ठीक है। चैनल और ये फर्क है हमारे। चलिए ये बताइए रमन जी, ये लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, मंदिर मस्जिद, ये किसने फैलाया? कांग्रेस ने? हर गलत के लिए मंदिर गलत मस्जिद, कहेंगे। लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, ये मुद्दे, हिजाब का मुद्दा ये कौन उठाता है? लाउड स्पीकर नहीं चलना चाहिए, या सबका चले या किसी का नहीं चले। एक चीज, अगर हिजाब की बात है तो हिजाब अगर स्कूल के शिक्षक योग जो संस्थान है उसके ड्रेस कोड में अलाउड है तो बिल्कुल पहनिए। रमन जी मुझे लगता है कि हमने आपको पूरा मौका दिया बोलने का, कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि आपको मौका नहीं दिया गया। अब हम डॉक्टर अजय की बात ले लेते हैं। डॉक्टर अजय जी बताइए। 40 मिनट से हम बैठे हैं, 40 मिनट तो बिल्कुल आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। बात है संजय जी आपके पास जा रहे हैं। चैनल को पूरा देश देखता है, राष्ट्रीय चैनल है, बड़ा गंभीरता के साथ आप लोग डिबेट करते हैं जी, और इस तरह की भाषा, इस तरह की अप्रजातांत्रिक भाषा लोकतंत्र के कार्यक्रम में हो, मुझे लगता है कि बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दर्शा रहा है कि एक मानसिक दिवालियापन कैसे भाजपा के प्रवक्ताओं की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपनी बात, बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है, उसी महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, उसी तरह भाजपा के प्रवक्ताओं की भी अब जो हमको लगता है याददाश्त खराब हो रही है। और लोग जब उस पर प्रश्न कर रहे हैं तो ये अब कांग्रेस को गाली। अजय जी अब अपनी बात रख लीजिए ना, आप खूब गाली दीजिए, अपनी बात रख लीजिए, अब अपनी बात रख लीजिए। कम तथ्यों पर बात कीजिए और जनता के मुद्दों पर बात कीजिए। आपको लोगों ने चुनाव में भरोसे के साथ वोट दिया, इसलिए दिया था कि विकास का काम होगा, इसलिए दिया था कि बेरोजगारी महंगाई दूर होगी, शिक्षा स्वास्थ्य आएगा। या कि आपने हिजाब, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और अब जो है प्रत्यक्ष तौर पे आपके लोग इन्वॉल्व हैं हिंसा भड़काने में, लेकिन सांप्रदायिक अजय जी इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, तुष्टीकरण की राजनीति तो दोनों पार्टियां करती हैं ना। और
देखिए दोस्ती और चुनाव के समय ये ऐसे उफान पर पहुंच जाता है जिसका फायदा दोनों पार्टियां लेती हैं। नहीं, कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी, रविंद्र जी, ये मैं आज भी कह रहा हूं और पूरे जीवन हम लोगों ने गांधी जी के विचारधारा को अपनाया है, जो देश को जोड़ने का विचारधारा है, आइडिया ऑफ इंडिया है, भारत के विचार जो स्वतंत्रता संप्रभुता की रक्षा करता है और साथ में हम सबको लेकर चलने की बात करता है, सर्वधर्म समभाव। हम उसी विचारधारा को ले रहे हैं। हमें हार हो रही हो, जीत हो रही, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है देश का बुनियाद बने, और देश के बुनियाद की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और ये लोग बुनियाद को तोड़ना चाह रहे हैं। सिंपल सियासत के लिए चुनाव जीत जाना अलग बात है, देश का जीतना जरूरी है। रोक नहीं पाते हैं, लेकिन जीतेगा जब सांप्रदायिक सद्भाव रहेगा, जब लोग आप तो अपनी विचारधारा से हट जाते हैं सर। कैसे चीजें समझेंगे आपसे? जिस तरह की चर्चा यहाँ पर चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। संजय सरकार से हम इस बात की शुरुआत करते हैं कि जो बातें अभी तक हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनाव के लिए इस तरह तुष्टीकरण की राजनीति का इस्तेमाल करती है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। टीएमसी क्या इत्तेफाक रखती है इन चीज़ों से? क्योंकि टीएमसी को भी लोकसभा के चुनाव में उतरना है, गठबंधन मजबूत करने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर अपने अपने राज्यों में मजबूती पेश नहीं कर पाएंगी ये सरकारें, कानून व्यवस्था का सही एग्जाम्पल पेश नहीं कर पाएंगी जनता के सामने ये सरकारें, तो फिर जनता का उन पर से भरोसा उठना लाजमी है। शायद सत्ताधारी दल हो या बाकी दल हो यही सोचते हो कि भाई कौन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे और कौन आगे बढ़ेगा। बड़े चेहरों की जब बात होगी चुनाव में आगे जाकर, तो बड़ा चेहरा कौन साबित होगा? हर कोई अपने आप को बड़ा साबित करने में लगा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे एग्जाम्पल सेट करेंगे, कैसे कानून व्यवस्था सही करेंगे, जो हम एक एग्जाम्पल जनता के सामने सेट कर पाएँ कि हम कानून व्यवस्था सही करके जनता को भरोसा दिलाते हैं। अगर विपक्षी दल अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा है, अगर उन्हें लगता है विरोधी दलों को कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर विपक्षी दल फेल क्यों हो रहे हैं? वो क्यों नहीं मजबूती के साथ खड़े हो पा रहे हैं? ये हम सवाल करना चाहते हैं संजय सरकार आपसे कि अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपको पता है, साजिशें या राजनीति कहाँ से शुरू होती है, फिर उसकी काट आप क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? मैं समय वक्त दीजिएगा, बीच में मत टूकिएगा। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है। मेरे दादाजी अनडिवाइडेड बेंगोल का फर्स्ट वित्त मंत्री थे, नलिनी रंजन सरकार LIC का फाउंडर है। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज हम आजादी की तरफ से उठ के आएंगे, कुछ इतिहास आपको बताएंगे, शायद आपको भी जानकारी नहीं है। भगत सिंह का जो फांसी हुआ था, उस समय भगत सिंह के पक्ष में लड़ा था मीर आसिफ अली। भगत सिंह का विपक्ष में कौन लड़ा था? सूर्य नारायण शर्मा। कौन सा? RSS का फाउंडर मेंबर में वो गिना जाता था। जब भगत सिंह का फांसी हुए थे, उसको राय बहादुर का खिताब, मतलब जो उपाधि मिला था, ये RSS था, ये गद्दार नहीं है। नंबर 2, कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में। सुभाष चंद्र बोस को बोल रहा है हम जेल जा नहीं सकता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहा है क्यों हम जेल में जाके उतना कठिनाई को समय अंग्रेजों को नहीं दे सकता है। हम कांग्रेस का नेता भी नहीं बनना चाहता, हिंदू महासभा का नेता बनना चाहता हूँ। तो उसने दिया ये पेपर, मतलब जो अभी वर्तमान की बात कर लीजिए ना सर, कहाँ पहुंच गए पीछे? इतिहास जानिए, इतिहास जानकारी नहीं, अभी वर्तमान की जनता जवाब चाहती है। नहीं, आप जानिए, आपको सुभाष, आपको इतिहास जानने पड़ेंगे ना सर। ये 1935 से लेकर 47 तक RSS कभी वंदे मातरम नहीं बोला। जब 15 अगस्त के दिन आजादी हुआ था, तिरंगा पैर में उछाल दिया था। आपको जानकारी है? नहीं है। सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं तुम जो काम कर रहे हैं, ये त्रिशूल लेके भगवा लेके घूमेंगे, मैं हिंदू होकर मेरे सर झुक रहे हैं। हिंदू का ये राष्ट्रीय भावना से सर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत बड़ा हिंदू मुसलमान का लड़ाई होगा संजय जी। संजय जी सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना। आप सुनिए ना महाराज, ऐसे वक्त खत्म हो जाएगा, हम आपकी बात सुनते रहेंगे। हमें आपको बोले ना, मत चुकिए। हाँ, तो तथ्यों पे बात कीजिए ना। जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उस पे करिए ना बात। अब आप पुरानी चीजें हमें गिना लेंगे, जिसको इतिहास पढ़ना होगा वो इतिहास पढ़ लेगा ना। वर्तमान में अपनी नाकामी का सबूत मत पेश करिए कि हम आपसे सवाल कुछ पूछ रहे हैं, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। हरिजन का बेटी ब्राह्मण से क्रॉस करता तो उसको दिमाग होता। हरिजन का बेटी उनको ब्राह्मण को बरस में जाएंगे। सदाशिव महादेव सदाशिव बोले करते कर रहे हैं यार। ऑर्गेनाइज पत्रिका में बोला था, ऑर्गेनाइज पत्रिका में बोला था। असम में 38 लाख डिटेंशन कैंप में है। अरे आप अपनी बात बताइए ना। बंगाली हिंदू है। संजय जी अपनी बात रखिए, आप कहाँ पहुँच गए?
क्यों नहीं बोलेंगे? आप बोलने का मौका दीजिए ना। अरे तो हमको वर्तमान में जवाब दीजिए, हम बात कर रहे हैं राजनीति की, तुष्टीकरण की, दंगे हो रहे हैं, साजिश है, षड्यंत्र है, क्या है, इत्तेफाक है, उस पे बोलिए ना आप। जनता का बोझा नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ऊपर में दे चुके हैं। मैं आपको बता रहा है कहाँ। और बांग्लादेशी जो घुसपैठी लेके आता है, हाँ। उसका नाम है निताई राय। हम उसको भी डिटेल्स आपको अभी आप नहीं, आप क्या बताना क्या चाह रहे हो आप? अरे आप बताना क्या चाह रहे हो ये बताइए, एक लाइन में बताइए क्या कहना चाह रहे हो, एक लाइन में बताइए कहना क्या चाह रहे हो। देशभक्त का डीएनए के बाद बोल रहा था ना अभी, इसके परिवार में कोई स्वतंत्रता सेनानी है। अरे आप अपनी बात रखिए ना। मेरे परिवार में कौन है मैं आपको बता दूंगा। उसको अंग्रेज को पकड़ा गया था, उसको मैं उस परिवार में से बिलोंग करता हूँ जिसमें आरएसएस महात्मा में रमन जी एक मिनट, रमन जी एक मिनट, रमन जी बीच में मत बोलिए, आपको पूरा मौका दिया। रमन जी, गद्दार बेईमान हिंदुस्तान को लूटने वाला अंग्रेजों को दलाल। संजय जी इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। संजय जी गुजारिश है, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे एपीएन पर। आप संयमित रहिए, आप संयमित रहिए। मुझे लग रहा है अजय जी ने, राहुल जी ने बेहतर तरीके से अपनी बात रखी, आप भी बेहतर तरीके से अपनी बात रखिए। मेरे अंकल 35 साल, ये नहीं है यहाँ किसी मंच से भाषण नहीं दे रहे हैं, आप संबोधन नहीं कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में काम यहाँ किया, नेता नगरी नहीं चमकाई जा रही है। हम तथ्यों पर बात करिए ना सर, परिवार का है, तथ्यों पर बात करिए, आम जनता से जुड़ी बात करिए कि आखिर इस तरह की घटनाएं होती तो होती क्यों हैं, इसका जवाब है आपके पास, या आप अपनी नाकामियों के ठीकरा विरोधी दलों पर फोड़ते रहोगे? अरे जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप हमें ले जा रहे हैं 1947 से पहले या भगत सिंह के साथ क्या हुआ, अरे दुनिया जानती है, सबने पढ़ा अपने वीर सपूतों का इतिहास। गरीब नौजवान रास्ते में आते हैं, आप ये बताइए आपने क्या किया? महंगाई मांग रहा है, महिला का सुरक्षित नहीं है, उसको डाइवर्ट करने के लिए कभी हिजाब, कभी जहांगीरपुरी, क्या किया आपने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया? रोहित हुए, हिंदुओं को जलाया गया, भाजपा के रमन जी एक मिनट, रमन जी आपको बहुत मौका दिया। राहुल जी ठीक है, संजय जी आपने अपनी बात रख ली, सबकी बात हमने बारी बारी से सुन ली। रमन जी से हम पूरा कंक्लूजन लेते हैं। हो गया ना अजय जी, हो गया, संजय जी हो गया, संजय जी, राहुल जी सबकी बातें आपने सुनी। यहाँ पर हमारा सवाल बहुत सीधा सा था और मुझे लग रहा कि इससे बेहतर, इससे छोटी बात कोई नहीं हो सकता। एक टॉपिक हमने, एक विषय लिया है, इत्तेफाक या साजिश, इस पर ही हम कायम रहते तो ज़्यादा अच्छा था। आरोप प्रत्यारोप तो सब लगाते हैं, अपने बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन हर कोई जानता है कि ये कहावत भी है कि जब आप एक उंगली सामने वाले की तरफ से उठाते हो तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं, तो चिंतन मनन अपनी तरफ भी हो जाना चाहिए। क्या लगता है कि ये नाकामियों का ठीकरा फोड़ते रहते हैं एक दूसरे पर, अपनी व्यवस्थाएं नहीं देखते, जिस वजह से जनता में भरोसा नहीं जग पा रहा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट की पूरी जिम्मेवारी है। जो भी राज्य सरकार है उनकी वो जिम्मेवारी बनती है, राज्य सरकार इस जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती। जो आपका मुद्दा है, ठीक है, कि जो चुनाव के समय में जो घटनाओं में वृद्धि होती है वो चुनाव के कारण ही होती है। आखिर ऐसा क्या कारण होता है? दोषी कौन है? सबसे ज्यादा दोषी कौन है? नहीं, इसमें मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर कंटिन्यूटी में रहती है इस तरह की घटनाएं और हर प्रदेश से घटनाएं आ रही हैं, तो क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या बिल्कुल केंद्र की जिम्मेवारी है और संबंधित राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है, दोनों की जिम्मेवारी है। वहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई राज्य सरकार नहीं कर रहा है तो फिर गृह मंत्रालय के पास एक तरह से हमारे संघीय ढांचे में केंद्र सरकार के पास तमाम शक्तियां हैं कि वो राज्य को निर्देश दे, क्या स्थितियां बन रही है वहाँ पे वो उसका पालन करे, राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी का खुद पालन करे, तो करना पड़ेगा। एक चीज और रविंद्र जी, देखिए हमारे बात के बीच के जवाब में देते हुए रमन मलिक जी ने एक चीज उठाया था, उसमें प्रियम्बल को लेके, प्रियम्बल में कहाँ से धर्मनिरपेक्षता हुआ, कहाँ से जुड़ गया 76 में। मैं केवल एक संवैधानिक तथ्य, चूंकि आपका कार्यक्रम का नाम लोकतंत्र है, भाई उसके पहले ही 76 को छोड़ दीजिए, 1973 में केशवानंद भारती में उस समय संविधान के आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया गया था और उसमें 13 सदस्यीय संविधान पीठ में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हमारे धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया था। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता है हमारा तत्व। अब जो इस प्रकार के जो तमाम तनाव पैदा हो रहे हैं वो उस हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन है। अरे सेकुलरिज्म सुन लीजिए ना, ठीक है। रमन जी एक मिनट, रमन जी बोल लेने दीजिए।
रमन जी, कंक्लूजन ले रहे हैं। उसको आपको जो आप करेंगे। रमन जी, कंक्लूजन ले रहे हैं, प्लीज प्लीज, वक्त कम है। रमन जी, कंक्लूजन ले रहे हैं, हो गई बात आपकी। अच्छा राहुल जी संक्षेप में, राहुल जी संक्षेप में एक बात बताइए, ऐसी चीजें रुक सकें क्या उपाय करने चाहिए, क्या होना चाहिए? जनता को सचेत रहना चाहिए क्योंकि राजनीतिक लोग इस तरह की राजनीति करते रहते हैं, या फिर कुछ और भी हो सकता है? फिर देखिए, दो तीन चीजें, जनता को तो काफी सतर्क हो जाना चाहिए। नंबर 1 तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को संदेश दूंगा, और जहां पे भी जो राज्य सरकार जहां पे चुनाव होने वाले हैं वहां पे राज्य सरकार को अपने खुफिया एजेंसियों को पहले से सुपर एक्टिव कर देना चाहिए। क्या घटना हो रहा है वहां पे, क्या जी समझ गया। जनता को सचेत रहना होगा, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है। अगर लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है तो कोई भी, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, पल्ला नहीं झाड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और ऐसे मुद्दे उठाकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल दाल में काला कहां पर है, और जनता को भी ये समझना होगा, सूझबूझ से काम लेना होता है। हालांकि भारतीय लोग, भारत की जनता हमेशा से संयमित रही है और उसने हमेशा शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखा है। हमें यह समझना होगा कि जो चेहरा जिसे हम चुनकर भेज रहे हैं वो कैसा है। अगर वो आप पे भरोसा करता है या आप उस पर भरोसा करते हैं, तभी जनता उनको वोट देती है। लेकिन अक्सर जब राजनीति शुरू होती है तो 5 चीज़ें आ जाती हैं, बल्कि 4 चीज़ें आ जाती हैं, साम दाम दंड भेद, और इससे जनता रूबरू होती है। और अब भारत की जनता और सचेत होती जा रही है जैसे जैसे वो इलेक्शन में नेताओं के बदलते हुए रंग दिखती है। तो फिलहाल और भी बड़े मुद्दों के साथ हम आते रहेंगे, लगातार इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।